तो हे एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस। आज हमारी सीरीज का है लेक्चर 3 और डे भी है 3। ये सीरीज हमारी 30 डेज तक चलेगी, जिसमें हम एसएससी की मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। देखो, आज का हमारा लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबको पता है रेशियो क्या होता है? आप बोलोगे अनुपात। ठीक, ये आप सब। देखो, रेशियो होता क्या है? देखो, रेशियो कभी भी निकालते हैं ना, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। तो सेम यूनिट में निकालते हैं। केजी का लीटर में हम कभी भी रेशियो नहीं निकालेंगे। केजी का केजी के साथ और लीटर्स का लीटर्स के साथ, ये हमेशा सही रेशियो। इतना हम समझ गए। अब देखो, रेशियो होता क्या है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले, कोई दो बंदे हैं, ए है और दूसरा है बी। ए का वेट कितना है? 65 केजी मान लेते हैं, और बी का वेट क्या है? 75 केजी, ये भी मान लेते हैं। तो देखो, जो इन दोनों का वेट है ना, केजी से केजी काट देंगे। तो क्या ये रेशियो है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि रेशियो हमेशा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जो आगे कटे ना। ये 5 से कट सकते हैं ना दोनों, तो हम 5 से काट देंगे। तो क्या आएगा? 5 13 जा 65 और 5 15 जा 75। क्या ये आगे कट रहे हैं? आप बोलोगे नहीं। तो यही होता है हमारा रेशियो। ठीक है। अब देखो, रेशियो अगर कभी भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ए इज टू बी है मान लो। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हम 13 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम समझ गए। आगे अब हम अपने क्वेश्चन से समझेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:5 एंड 7:9। इफ बोथ वेसल आर मिक्स इन रेशियो 1:1, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो, हम पे मान लो एक है कंटेनर ए और एक है कंटेनर बी, और एक है कंटेनर, बड़ा कंटेनर है सी। देखो, ए में बोला है उसने, एक कंटेनर में 7:5 में, 7:5 रेशो में है मिल्क एंड वाटर, और बी में है 7:9। इतना आप समझ गए। इसमें भी है मिल्क एंड वाटर मिक्स करके है। ठीक। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों कंटेनर को हमने तीसरे कंटेनर में डाल दिया है। तो इसमें ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि इसमें ए और बी भी है। तो ये सी कंटेनर हो गया। तो वो पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को हमने सी में डाल दिया है, तो इसमें किस रेशियो से है वो मिल्क एंड वाटर, किस रेशियो से आएगा। तो यही निकालने को आता है हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर। तो हम इसको करेंगे कैसे सॉल्व। देखो, हम मानेंगे कि कंटेनर ए था, जिसमें मिल्क एंड वाटर 7:5, और एक कंटेनर था बी, जिसमें मिल्क एंड वाटर था 7:9 के रेशो। ठीक है। अब देखो, हमें जब कभी भी दो कंटेनर दिए हुए होते हैं ना, तो हम उनका रेशियो तीसरे कंटेनर में तभी निकाल सकते हैं जब वो इक्वल हो। तो क्या ये इक्वल है? आप बोलोगे कि 7:5 होता है 12, ये होता है 12, और 7:9 होता है 16। क्या ये इक्वल है? ये 12 है और ये है 16। तो आप बोलोगे ये तो इक्वल नहीं है। तो इनको इक्वल करने का तरीका क्या होता है, वो हम सीखते हैं। ये हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक है। इनको इक्वल करने का तरीका ये होता है कि 12:16 का हम लेंगे एलसीएम। क्या आएगा? 48। 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। ठीक है। अब देखो, 48 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, आप बोलोगे। और 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे 3 आएगा। देखो, 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो 4 और 3 है ना, इसको हमें ना इन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, 4 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से, और 3 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से। तो हमारा न्यू मिक्सचर क्या आएगा? अगर हम लिखें ए इज टू बी मिल्क एंड वाटर। देखो, 4 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो क्या होगा? 28 लिखेंगे। और 4 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो क्या बोलोगे आप? 20 लिखेंगे। ठीक है। अब नीचे वाली की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो क्या बोलोगे आप? 21 होगा। और 3 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो क्या आएगा? 27। इतना हो गया, आप बोलोगे हो गया।
अब देखो उन्होंने बोला है कि 1:1 में बांटना है, तो इक्वल है, इसका आगे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इक्वल में ही बांटना है इसका। लेकिन समझ लेते हैं कहने का मतलब क्या है, कि ये जो रेशो है ना, इनको 1:1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 और 1 से 1:1 में रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 1:1 से, तो इक्वल ही रहेगा, तो हमें करने की जरूरत नहीं, इसको रहने दें। देखो अब आगे हम क्या करेंगे, सी का रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि ए और बी, सी में ए और बी दोनों है ना, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा 28 और 21 49, और 20 और 27 47। तो ये होगा सी का रेशियो जो हमें पूछा है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 3 vessel each of 10 liter capacity contain a mixture of milk and water in the ratio of 2:1, 3:1, 3:2 if all the 3 vessel। ठीक है, अब इसमें A है, B है और C है। अब मान लेते हैं हम अपनी तरफ से ये D है, तो A को भी इसमें डाल दिया, B को भी इसमें डाल दिया, C को भी इसमें डाल दिया। सेम प्रोसीजर है, बस कंटेनर अब की बार 3 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं कि A कंटेनर है A, मिल्क एंड वाटर हम ऐसे लिखेंगे। ए कंटेनर है ए जिसमें है 2:1 के रेशो में। ए कंटेनर है 3, ए कंटेनर है बी जिसमें है 3:1 के रेशो में, और एक कंटेनर है सी जिसमें है 3:2 के रेशो में। आपको के इतना तो हम समझ गए। अब देखो क्या इनको हम एक कंटेनर में डालकर निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है 3। अगर हम ऐसे करेंगे 3 और 1 कितना होता है 4, और 3 और 2 कितना होता है 5। हमेशा इनको इक्वल होना पड़ेगा, तो इनको इक्वल करने का क्या तरीका था, हम पहले कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। इनका हम तीनों का लेंगे एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लेके कितना आएगा 3 4 5 का एलसीएम लेके आएगा 20, नहीं इनका एलसीएम आएगा 60 60। ठीक है, अब 3 कितने जा 60 होता है, 60 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, मान लो 60 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। 60 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, और 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 12। अब हम क्या करेंगे, हमें याद है कि उनके सामने जो ये आ रहे थे, इनसे इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अपने अपने सामने वाले रेशो, तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा, ए बी और सी, मिल्क मिल्क और वाटर, क्या आ जाएगा, देखो 20 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40, 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20। अब 15 बचा, देखो 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, 15 3 जा 45, और 15 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50। ठीक है, अब 15 की 12 से सॉरी यहाँ 12 है, 12 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, और 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। अब हम निकाल सकते हैं, अब हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया है। देखो अब आप देखोगे ना 40 और 20 होता है 60, 45 और 15 होता है 60, और 36 और 24 होता है 60। ये तीनों इक्वल आ गए हैं ना, तो अब हम इनको जोड़ सकते हैं। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 45 और 40 और 45 कितना होता है 85, 85 और 6 कितना होता है 91, और ये होता है 121, 21 इस टू, देखो 20 और 15 कितना होता है 35, 35 और 4 कितना होता है 39, 49 59, 59। तो डी का रेशियो होगा जो हमें निकालना है वो होगा 121:59। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 vessel A and B contain a mixture of milk and water in the ratio of 4:5 and 5:1. If both vessels are mixed in the ratio of 5:2, find the ratio of the milk and water in ठीक, अब वही कह रहा है वो, देखो वही कह रहा है, क्या कह रहा है A:B है और कंटेनर है C, इन दोनों को इसमें डाला है, इन दोनों को इसमें डाला है, तो हम क्या करेंगे वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे।
A:B है, मान लो A में मिल्क और वाटर किस रेशो में है, हमें दिया हुआ है 4:5 में और 5:1। ठीक है, अब हम क्या इनको रेशियो निकाल सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ये कितना होता है? 4:5 9 होता है, और 5:1 कितना होता है? आप बोलोगे 6 होता है। तो हमें इक्वल करने का प्रोसीजर पता है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके क्या आएगा? 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे? हम आगे ये करेंगे कि 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो, अब इन्होंने आगे क्या कंडीशन दी है कि हम वो तो कर रहे हैं, हम मिक्स तो कर रहे हैं एक ही कंटेनर में, दोनों को डाल रहे हैं, लेकिन वो रेशियो क्या होना चाहिए? वो 5:2 का होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। देखो उसमें आगे कंडीशन भी है, तो अंदर जितना हम करते हैं उतना तो करेंगे ही हम। A:B का क्या रेशियो आया? देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो 2 4 जा 8 A:B। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ गया। अब नीचे की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, और एक बार 1 से 3 1 जा 3। अब उसने कंडीशन दी है कि ये रेशियो तो निकल चुका है, लेकिन उसको बांटना कितने में? 5:2 में। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें 1:1 बोला था ना उसने, उसने 1:1 बोल दिया था, तो हमने 1 1 की मल्टीप्लाई करी थी, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही रहता है, तो हमें कुछ इशू पड़ा नहीं था। इसमें क्या कह रहा है? इसमें बोला है उसने 5:2 के रेशियो में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? अरे ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 5:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो 5:2 के रेशियो में हम कैसे बांटेंगे? इन कोई मल्टीप्लाई 5:2 से कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, 5:2 मान लो 5:2 दोनों की अलग करेंगे, तो 5 8 जा, इनका रेशियो क्या आएगा? इनकी मल्टीप्लाई भी अंदर कर देंगे, 5 8 जा 40, मान लो A और B, और 5 10 जा 50:50, 2 15 जा 30, और 2 3 जा 6। ठीक है, अब इनका वो क्या आएगा? इनको जोड़ सकते हैं अब हम। 40 और 30 कितना है? 70, और 50 और 6 कितना हुआ? 56। तो इसका रेशियो जो हमसे पूछा है वो होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ₹5600 is to be divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of share A and B is इतना, B and C is इतना, C and D is इतना। ठीक है, देखो उन्होंने बोला है कि A, B, C, D को बांटना है किसी रेशियो में। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? हमें सिर्फ दो दो का अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, तो हमें तो सबका एक साथ रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम वो कैसे निकालेंगे? देखो मान लो चार बंदे हैं, ए बी सी और डी। देखो ए का कितना दिया है? 1:2, ऐसे लिख देंगे। और बी और सी का कितना दिया है? बी और सी के नीचे लिखेंगे 3:1 दिया है। और सी और डी का कितना दिया है? सी और डी का दिया है, तो वो हम उसके नीचे लिखेंगे, सी और डी के नीचे लिखेंगे, तो सी और डी के नीचे हम यहाँ लिख देंगे 2:3। ठीक है, अब ये तो अजीब सा रेशो लिख दिया हमने। अब इसको हम बराबर कैसे करेंगे? देखो हम बराबर कैसे करेंगे, ये जो 2 है ना, जितने स्पेस खाली है ना, हम 2 2 लिख देंगे। 2 यहाँ पे भी लिख देंगे और 2 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है? 1 है, तो इधर 1 1 कर देंगे। ठीक है, इधर क्या है? इधर है 3, तो सारे जितने स्पेस खाली हैं तो 3 3 लिख देंगे। जो नंबर सबसे लास्ट में होगा ना उसके इधर स्पेस में हम वही वही भर देंगे। इधर 2 है तो इधर सारे स्पेस में है तो 2 2 भर देंगे। ये भर दिया हमने। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लीकेशन, तो 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, ये मल्टीप्लाई कर, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया। क्या आप बोल रहे हो कि ये वैसे तो रेशियो निकल चुका है, लेकिन ये क्या किसी से कट सकता है? आप बोलोगे हाँ, ये 2 से कट सकता है।
तो 2 से हम काट देंगे, 2 3 जा 6, इसको भी 2 से काट देंगे, 2 6 जा 12, इसको भी 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, और इसको भी 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6। तो A इज टू, B इज टू, C इज टू D का रेशो ये हमारे सामने आ चुका। ठीक है, ये वाला रेशो आ चुका। अब उन्होंने बोला है कि 5600 इज डिवाइडेड अमंग ABCD। अब देखो जो 5600 है ना, वो तो टोटल अमाउंट है, वो सब में बांट दिया है। तो टोटल अमाउंट किस रेशो में बटी हुई है? आप बोलोगे A को 3 मिला है, B को 6 मिला है, C को 2 मिला है और D को 3 मिला है। तो हम इनको जोड़ देंगे, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने तो रेशियो के हिसाब से 14 डिवाइड किया था, लेकिन उन्होंने कितना बोला था? उन्होंने बोला था 5600। ठीक है, अब 14 को हम बराबर रखेंगे 15600 के, तो हम 1 निकाल सकते हैं। 1 कैसे निकालेंगे? ये 14 है, ये इसके नीचे चल जाएगा, है ना। 5600 डिवाइडेड बाय 14 क्या आएगा? 14 4 जा 56 400। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो देखो अब 1 की वैल्यू तो आ गई है, अब हमें निकालना है फाइंड द शेयर ऑफ A एंड B। अब A और B का, A प्लस B का, A और B का रेशियो कितना था? 3 और 6। तो इनको जोड़ेंगे हम, है ना। A और B का जोड़ के निकालना है, तो 6 7 8 9, 3 9 हो जाएगा। तो उनका हमें निकालना है 9। हमने निकाला वो क्या है अभी तक? 1। तो 1 से 9 तक जाने में हमें क्या करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 1 से 9 पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही 400 को भी हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 4 जा 36 100। तो उन दोनों को मिलाकर इतना मिला होगा, ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। देखो, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2 एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न स्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, देखो अर्थ हमारी कैसे होती है, हम इसको ऐसे समझेंगे। अर्थ हमारी होती है ऐसी, जिसमें होता है एक डिवीजन जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये हमारी अर्थ को इक्वल इक्वल भागों में बांटती है। तो ये तो टोटल है अर्थ, यहाँ से यहाँ तक तो हम बोलते हैं अर्थ है हमारी। ठीक है, लेकिन इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम बोलते हैं सर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला क्या, इतना तो हमें पता है, ये तो हमारा जनरल नॉलेज है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, रेशियो हम कैसे लिखते हैं? लैंड एंड वाटर। उन्होंने बोला है रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। देखो अर्थ की बात करें अगर हम, देखो अर्थ की बात करें अगर हम, तो अर्थ में कितना है? अर्थ में कितना है? अर्थ में है 1:2। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब बोलोगे आप कि और उन्होंने दूसरा क्या दिया है? रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है? आप बोलोगे इस वाले में, इस सिर्फ इतने पोर्शन में। देखो मैं अगर ये बताएं कि सिर्फ इतने पोर्शन, इतने पोर्शन की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है? सिर्फ इस पोर्शन की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आप बोलोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना दिया है? 2:3। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। देखो अब हमें क्या पूछा है उन्होंने? उन्होंने बोला है कि सर्दर्न हेमिस्फीयर का निकालो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इतने का निकालो, हम इतने इसमें किस 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 रेशो में डिवाइड होगा। तो हम ये कैसे निकालेंगे? देखो अब हम एक और चीज समझते हैं, वो हमें ये चीज समझनी है कि देखो अर्थ जो होती है ना, अर्थ वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को और सर्दर्न हेमिस्फीयर को इक्वल रेशो में बांटती है। ठीक है, अगर मान लो अर्थ है 30, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा 15 और सर्दर्न हेमिस्फीयर होगा 50। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक समझ। तो इसका मतलब अर्थ तो हमारी कितनी है टोटल? मान एग्जाम्पल लिया है हमने,
तो अर्थ हमारी है मान लो अगर 30, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना है 50। इसका मतलब है अर्थ का जो लैंड और वाटर बांटा है वो 1:2 में बांट दिया है 30 का। तो हम निकाल लेंगे, इससे हम अब यहाँ पे लिखते हैं। देखो अर्थ थोड़ा छोटा लिखते हैं। अर्थ अर्थ का लैंड और वाटर है जो, वो किस रेशो में बांटा है, वो बांटा है 1:3 में, 1:2 में। तो 30 का निकाल देंगे हम, 1:2 में कैसे बटेगा, कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे करते हैं। देखो जब अगर बाय चांस कोई चीज पूरी 30 है और 1:2 में बट रही है, तो लैंड है 1, इनका टोटल कितना दिया हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। देखो टोटल तो 3 रेशो है, 1 और 2, 3 है, और उसको टोटल कितना माना है हमने 30। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे आप बोलोगे 10 हो जाएगी, आप बोलोगे 10 हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 था, 1 की वैल्यू लिख देंगे हम 10, और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ तक, तो ये भी दुगना हो जाएगा। 1 से 2 में जाने के मल्टीप्लाई 2 करेंगे ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ साइड में क्या है, नॉर्थ साइड में टोटल कितना था 2 और 3। ठीक है, नॉर्थ साइड में अगर हम इधर देखें, देखो इधर ध्यान दो कि नॉर्थ साइड में टोटल क्या था, 2 था और 3 था, तो टोटल था 5। लेकिन हमने माना कितना था, अब अर्थ 30 था तो नॉर्दर्न साइड 15 होगा, तो 1 हम निकाल सकते हैं, 1 डिवाइड में जाएगा तो 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2:3 के रेशो में बांट देंगे, 2:3 के रेशो में बांटेंगे तो क्या आएगा, 2:3 के रेशो में बांटेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा। ठीक है, और 3 3 जा 9 आएगा, 1 था तो इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। देखो लैंड कितना था, 2 था, तो 1 से 2 में जाएंगे तो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 6 आ जाएगा, लैंड का आ गया 6। और 1 को ही अगर 3 दिखाना है तो 3 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, इसको 3 3 जा 9, तो ये 9। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अर्थ में से नॉर्थ साइड का मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको अगर माइनस कर दें, ठीक है ना, देखो अर्थ तो ये पूरी है, अर्थ तो ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से अगर हम इतना निकाल दें, इतना माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, इस पूरे में से इतना ही तो बचेगा, है ना। तो हम वही तो करेंगे, अर्थ में से अर्थ में से हम नॉर्थ माइनस कर देंगे, 10 में से 6 गया 4, और 20 में से 9 गया 11, तो ये क्या आ जाएगा, सर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो जो हमसे पूछा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 and the ratio of their expenditure is 4:3. If they save 2000 and 900 respectively, find the find the find their income। ठीक है, अब देखो इसको ना सिंपल भाषा में लिखते हैं। देखो ए है और बी है, मान लेते हैं बी, उनकी इनकम का रेशियो क्या है 3:2, और उनके एक्सपेंडिचर का क्या है रेशियो 4:3। अब वो सेव कितना करते हैं, आप बोलोगे कि ए तो कर रहा है 2000 और बी कर रहा है 900। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका शॉर्टकट होता है, वरना हम एक्स से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो इसके हम शॉर्ट फॉर्म से जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ देखो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और 4 की करेंगे 2 के साथ, हो जाएगी। देखो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
3, 3 3 जा 9, 9 आएगा। और 4 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8। इनका अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है 1। हम अभी यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो अब हम यहाँ पे करेंगे। देखो ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के साथ और 4 की करेंगे 900 के साथ। तो 3 2 जा 6000 हो जाएगा। और 4 9 जा 3600 मल्टीप्लाई करके ये आ चुका है, ठीक है। अब हम इनका डिफरेंस अगर देखें, इसको रेशियो हटा दें और इनका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? आप बोलोगे इनका डिफरेंस तो आ रहा है 2400। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 1 को इस 2400 के इक्विवेलेंट रख लेना है। तो हम रखेंगे 1 के इक्विवेलेंट है 2400। बस अब हमें जो जिस भी रेशियो के बारे में पूछा है वो निकाल देंगे। हमें पूछा है इनकम, तो इनकम उनकी कितनी थी? इनकम थी उनकी ये वाली। तो इनकम ए की कितनी हो जाएगी? ए की इनकम है 3, यहाँ पे तो 3 है ना, तो 1 को 3 तक ले जाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इधर भी हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200, ठीक है। अब बाय चांस ए से ही जाएंगे, बी की इनकम बी की देखेंगे तो वो क्या है 2 है। तो 1 से 2 तक जाने के हमें क्या करना पड़ा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4800, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है सम ऑफ देयर इनकम ए प्लस बी, तो हम निकाल चुके हैं ना 7200 और 4800। इनका जो सम होगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 0 8 और 2 10 1 7 4 11 और 5। इनकी टोटल इनकम हो जाएगी 12000, ठीक है। आंसर है हमारे ये दो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है? तो इसमें ही कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल amount distributed in all the male and female as salary is 6:5, while the ratio of salary of each male and female is 2:3। देखो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास है मेल और फीमेल। वो स्कूल में भी हो सकते हैं, वो ऑफिस में भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक। उन्होंने बोला है, इसको सीधा लिख देते हैं, ठीक। तो मेल है और फीमेल, तो जो सबको मिला है ना हम लिखेंगे ऑल। इन्होंने बोला है ना डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल, तो टोटल जितनी मेल को मिली है टोटल जितनी फीमेल को मिली है वो तो इन्होंने दे दिया है 6:5, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं, वाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, हर एक बंदे को कितनी मिली है, हर एक मेल को और हर एक फीमेल को कितनी मिली है, ईच लिखेंगे, उनको मिली है 2:3। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो नंबर्स निकालने कितने मेल हैं कितने फीमेल, ठीक है। अब अगर हम एक चीज से ये समझे कि मान लो अगर हमारे पास 100 टॉफी है और हमने 100 टॉफीज बांट दी, ठीक है, 100 टॉफीज 100 टॉफीज बांट दी और हर एक इंसान को कितनी मिली है, हर एक इंसान को हम बोलेंगे 2 टॉफी मिली है। तो आप इससे बता सकते हो कि कितने लोग थे? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, हर एक इंसान को अगर 2 टॉफी मिली है तो 50 इंसान होंगे, तभी तो 50 इंसान को हर एक को 2 टॉफी मिलेगी, तो अभी तो 100 टॉफीज हुई होंगी वो। तो हम बता सकते हैं ना। तो हमने ये निकाला कैसे 50? हमने निकाला है जो ऑल थी, जो सारी की सारी टॉफी थी, वो हर एक बंदे को कितनी मिली है उससे डिवाइड करके। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 निकाला है, ये आया 50। तो इतने नंबर थे, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। कैसे? देखो ऑल सारे आदमियों को, सारे मेल्स को कितनी मिली 6, और हर एक को कितनी मिली तो 2 लिख देंगे इस टू। हर एक फीमेल सारी फीमेल्स को कितनी मिली है मिलाकर 5 मिली है, और हर एक फीमेल को कितनी मिली है सबको 3 मिली है। अब हमें रेशियो सिंपल फॉर्म में चाहिए, तो सिंपल फॉर्म में कैसे निकालेंगे हम? जो ये रेशियो फ्रैक्शन में होता है ना जब भी, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? 6 3 जा 18 हो जाएगा,
और 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्या ये रेशो असली रेशो आ गया है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये 2 से अभी भी कट सकता है। तो 2 से अगर हम काट देंगे तो नंबर आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो 9:5 का रेशो है मेल और फीमेल। आशा करता हूँ आप समझ गए। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या कह रहे हैं? The ratio of expenditure of A, B and C is 16, 12 and 9 and their total income is 1530. Find the share of B's income if they save होगा, if they save 20%, 25%, 40% of their income respectively। देखो ये क्वेश्चन भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये है थोड़ा ट्रिकी, इसको आपको समझना अच्छे से पड़ेगा। देखो उन्होंने क्या बोला है, रेशो किसका दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है। देखो बंदे कितने, ए है, बी है और सी है। तो उन्होंने रेशो किसका दिया है, उन्होंने दिया है एक्सपेंसेस का। तो रेशो क्या दिया है, 16, 12 दिया है और एक दिया है 9 सी का। ठीक है, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया, समझ गए रिस्पेक्टिवली, इसलिए ठीक। देखो उनकी टोटल इनकम दी हुई है, इससे अभी हमें मतलब नहीं है। आगे हमें क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला है कि फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम, हमें बी का इनकम का शेयर निकालना है। इफ ये टोटल इनकम है, उसमें से बी को कितनी मिली है, इनकी जोड़ के तो बता दी है, लेकिन बी की कितनी मिली है। तो लेकिन हमें आगे क्या दिया है, इफ दे सेव 20%, 25% और 40%। देखो हमें समझने वाली बात यहाँ पे, हमें दिया हुआ है सेविंग उनकी, वो दी हुई है परसेंट में, 20% इज टू 25% इज टू 40%। देखो हम इसको निकालेंगे कैसे, अब एक यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो सेविंग है, उसकी सेविंग ऑफ बी, मान लेते हैं सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए है 20%, तो 20%, 20% है। 20% को हम ऐसे कैसे और कैसे लिख सकते हैं, देखो 20% होता है वो 20% 20/100 भी होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 20 डिवाइड कर देंगे 25/100, तो 1:5 आ गया। तो उनके कहने का मतलब है कि वो अगर उसकी इनकम है 5, ये है अगर उसकी इनकम ए की, तो वो 1 बचाता है, 1 क्या करता है, सेव करता है। ये सेविंग का रेशियो था क्योंकि, ठीक है, रेशियो का मतलब यही होता है कि 1:5 लिखा हुआ है, अगर सेविंग का रेशियो है तो 5 हो जाएगी उसकी इनकम और 1 हो जाएगी उसकी सेविंग। ठीक है, 1 हो जाएगी उसकी सेविंग। अब देखो अगर कोई बंदा इनकम उसकी 5 है और उसकी सेविंग है कितनी है, 1, तो हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं ना भाई। अगर इनकम में से 5 में से 1 ही बच रहा है, तो जो 4 है, जो 4 है वो एक्सपेंडिचर होगा, इतना उसने खर्च कर दिया होगा, तभी तो उस पर 1 ही बचा 5 में से, तो 4 बचा है ना। तो उन्होंने क्या किया है, हमने जो 4 निकाला है, उन्होंने 4 को दिया है, 4 की वैल्यू दी है 16, यहाँ पे देख रहे हैं, तो 4 को हम लिखेंगे 16, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 4 को डिवाइड में लिखेंगे तो 4 4 जा 16, ठीक है ना। यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो आ जाएगी 1 की वैल्यू 4, ठीक है। आप ये समझिए। अब उन्होंने पूछा हमसे था, इनकम के बारे में पूछ रहे हो, तो हम ना पहले इनकम का रेशियो निकाल दें कि किस किस रेशियो से बटी हो। कैसे निकालेंगे, देखो हमने 1 की वैल्यू निकाल दी है 4, तो हमारी इनकम कितनी थी, हमने इनकम यहाँ पे निकाली हुई थी, इनकम थी 5, तो हम 5 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू इधर से इंटू 5 किया हमने, तो इधर भी इंटू 5 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, समझ गए। तो इनकम क्या है उसकी 20, समझ गए। अब ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, तो बी के लिए हम एक काम करते हैं, नई स्लाइड निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, अब बी का जो कह रहा है वो, बी कितना सेव कर रहा था, आप कहोगे कि बी तो कर रहा था सेव
बी कर रहा था 25% से, तो हम देखेंगे कि बी अगर बीज सेविंग लिखेंगे, बीज सेविंग कितनी थी 25%। 25% ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे 25/100 भी लिख सकते हैं। तो 25 को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में करेंगे, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो इतना आ जाएगा। तो अब बी की सेविंग का अगर ये रेशियो है तो हम निकाल सकते, हम समझ सकते हैं इसे। अगर बी की इनकम है 1 तो उसकी सेविंग है, ओ सॉरी हाँ उसकी सेविंग है, ओ सॉरी बी की अगर इनकम है 4 तो उसकी सेविंग है 1, ये हो जाएगी उसकी सेविंग, इतना उसने सेव किया। तो अगर उसने, तो उसने एक्सपेंसेस कितने होंगे उसके, देखो इनकम होगी बी की 4, सेविंग हो गई 1, तो एक्सपेंसेस कितने निकल जाएंगे, जितना बचा है उससे माइनस कर देंगे, है ना, 3 आ जाएगा। देखो अगर इनकम 4 थी तो एक्सपेंस 3 तो होंगे, तभी तो उस पर 1 बचा होगा, उसने 3 उड़ा दिए होंगे अपने पैसे, तो 1 बचा होगा तभी तो सेविंग होगी। तो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बी का जो वो दिया है, क्या बोलते हैं कि एक्सपेंस का रेशियो 12 दिया है, हमने यहाँ क्या निकाला है, हमने यहाँ पे 3 निकाला है, हमने यहाँ पर 3 निकाला है। तो हम क्या करेंगे, 3 को उसके एक्सपेंस से रेशियो निकाल देंगे, तो वो था 12, 12 देखें तो 3 को 12 दे रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में चल जाएगा 3, 4 आ जाएगी। अब हमें किसका रेशियो निकालना है, हमें तो इनकम का रेशियो चाहिए था, तो इनकम की वैल्यू क्या निकाली है, इनकम की वैल्यू निकाली हमने 4, है ना, तो 4 की वैल्यू चाहिए हमें, तो इंटू हमने 4 किया है, तो इधर से भी इंटू हम 4 करेंगे, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये आ गया उसकी बी का इनकम का रेशियो। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई बी की इनकम का रेशियो कितना है, कितना आया था 16, यहाँ पे लिख देंगे 16। ऐसे ही हम सी के साथ करेंगे, सी के साथ भी तो हमें वही करना पड़ेगा। तो सी के साथ जब हम करेंगे, हाँ तो सी के साथ हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सी का कितना रेशियो है, सी का है 40%, है ना, सी का है 40% सेविंग। तो हम यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, देखो सी का है, सी की सेविंग है, सी सेविंग है 40%, 40/100 करेंगे, 22 जा 25 जा, तो उनका रेशियो ये है। तो 2 और 5 अगर रेशियो है तो ये हो जाएगी सी की इनकम, ये हो जाएगी उसकी सेविंग, इनका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा उसका एक्सपेंस। हम ऐसे निकालना चाहिए हमें डायरेक्ट, ठीक है, हम डायरेक्ट निकालना सीख रहे हैं। 2:5 था उसका रेशो, तो 5 थी इनकम और 2 थी सेविंग, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही तो इनकम होगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। तो 3, तो 3 की वैल्यू उन्होंने क्या लिखी है, 3 की वैल्यू उन्होंने लिखी है 15, है ना, 3 की वैल्यू तो उन्होंने, एक्सपेंस का रेशियो हमने निकाला है, लेकिन एक्सपेंस का रेशियो उन्होंने 9 दिया है, सॉरी उन्होंने उसका रेशियो दिया है 9, तो 3 का हम रेशियो निकाल को बराबर रखेंगे 9 के, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, 3 जाना है, देखो 3 डिवाइड में चल जाएगा ना, तो 3 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, हमें निकालने किसका है, इनकम का रेशियो। तो उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम थी 5, तो 5 ये इंटू 5 किया है 1 से, तो इधर भी इंटू 5 करेंगे, तो 5 3 जा 15, तो उसकी इनकम का रेशियो आ जाएगा 50, उसकी इनकम का रेशियो आ गया है 50। अब उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है देयर टोटल इनकम, देखो आई वो इनकम है ए की 20, बी की 16 और सी की 16, अगर इनका हम टोटल करें तो हमें पता लगेगा टोटल कितने करके कितना आएगा, 20 + 16 36 + 15, 36 + 15 51, ठीक है, इनका टोटल करके कितना आया, इनका टोटल करके आया 51, ठीक है, 51 आ गया है। तो 51 टोटल इनकम तो हमारा रेशियो का है, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में टोटल करके दिया है, तो वो कितना है 1530, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे फिर से, तो 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी 30, डिवाइड करेंगे 51 से इससे, तो 30 से जाएगा, 30 से जाएगा। अब उन्होंने पूछा क्या है, बी की इनकम का शेयर, तो वो बी की इनकम का शेयर कितना है 16,
तो हम 1 यहाँ पे तो 1 का निकाला है, तो हम 16 तक जाएंगे। तो 16 से कैसे, 16 से मल्टीप्लाई करी, 16 3 जा 48। तो बी की इनकम का क्या आ जाएगा, 20 इनकम शेयर है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो ये आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, यहाँ पे सी भी हो, A, B and C is 3:7:4 and the ratio of their expenditure is 4:3:5. If A save 4 2/7%, ठीक है, of his income, find the ratio of their saving, ठीक है। अब देखो इसमें ना कितने बंदे हैं, आप बोलोगे कि इसमें 3 बंदे हैं, A है, B है और C है, जिनकी इनकम का रेशियो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3:7:4, ठीक है। एंड उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया हुआ है उन्हें। देखो हमें एक्सपेंडिचर भी नहीं पता है ओरिजिनल, लेकिन इनकम भी नहीं पता है, लेकिन हमें उनका रेशियो पता है, 4:3:5 दिया हुआ है। अब देखो अगर हम सेविंग का निकालेंगे तो सेविंग क्या होती है, आप बोलोगे सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। देखो लेकिन हमें पता नहीं है कि इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है ना। तो हम ना अपनी तरफ से अगर ऐसा कर लें, इनकम का रेशियो कर लें 3x 7x 4x कर लें, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कर लें 4y। क्यों एक्स की वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं, 3y और 5। अब आप बता सकते हो कि सेविंग कितनी है, आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं। सेविंग वही होती है इनकम में से अगर हम अपने खर्चे निकाल दें, इनकम मिली हमें, हम अपना खर्च करते रहे, जो बाद में पैसे बचेंगे वो हो जाएगी हमारी सेविंग। तो इनकम में से सेविंग माइनस कर दें, देखो 3x में से 4y माइनस कर दें, तो ये ए की इनकम होगी, इनकी ए की सेविंग होगी, इस टू करेंगे। ऐसे ही बी की सेविंग क्या हो जाएगी, उसकी इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, 7x माइनस 3y हो जाएगी। और सी की सेविंग क्या होगी, उसकी इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, तो 4x माइनस 5y। अब हमें इनका रेशियो चाहिए, लेकिन रेशियो तो एक्स वाई की वैल्यू में है, ऐसे तो हमारा रेशियो पूछा नहीं है उन्होंने सही रेशियो पूछा है। तो हमें ना इनमें ना एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो उन्होंने क्या बोला है कि ए की सेविंग है, सेविंग कितनी परसेंट है, 14 2/7%। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम, आप बोलोगे बिल्कुल, 14 7 98 और 2 100, 100/7 ही तो होगा 7%, आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब परसेंट हमेशा नीचे आता है, परसेंट को नीचे कर देंगे, इसको हम रेशियो में अगर बनाना है तो नीचे जाएंगे 100, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 700 हो जाएगा, 0 से 0 कटे, तो इसका रेशियो कितना है, तो इसका रेशियो आया 1/7, 1/7 है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था, इसका कहने का मतलब है रेशियो में अगर दिया है ए सेविंग, सेविंग का रेशियो है अगर ये, तो ए हो गई उसकी इनकम और ये हो गया उसकी सेविंग, ठीक है। अब अगर इनकम में से हम सेविंग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, तो ये 6 क्या होगा, उसकी होगी एक्सपेंडिचर। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हमें अगर x और 4y की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो इस जगह से निकलेगी, ठीक है। देखो अगर a की बात करें हम, a की बात करें तो a की बात करेंगे हम, तो a की इनकम कितनी है, 3 है, और डिवाइड में a का एक्सपेंडिचर कितना है, 4y। आप बोलोगे बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसको अगर हम इसके इक्विवेलेंट ही रख सकते कि ये भी तो हमने a का ही निकाला हुआ है, ये जो पोर्शन निकाला हुआ है ये भी तो हमने a का ही निकाला है, तो ठीक है ना। a के ऊपर क्या थी, इनकम थी, तो a की इनकम तो 7 लिखी थी हमने, हम 7 लिख देंगे।
और ए का एक्सपेंडिचर कितना निकाला था हमने, 6 निकाला था, तो नीचे 6 लिख दिया। ठीक है, अब हम एक्स और वाई का रेशियो निकालें, तो 3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 उधर चल जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 7 जा इधर चल जाएगा तो 28, और 6 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 3 जा 18। ठीक है, अब इसको और शॉर्ट करें अगर, क्योंकि रेशियो तो हमने पता है कि रेशियो तो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, तो इसको करें 2 9 जा 18 और 2 40। तो हमें क्या पता लगा, x की वैल्यू, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं जरा, देखो हमें क्या पता लगा कि x की वैल्यू है 14 और v की है वैल्यू 9, दिख रहा है ना यहाँ पे, v की वैल्यू है 9, तो हम x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो a की सेविंग कितनी हो जाएगी, देखो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 14, साफ साफ 3 इंटू 14 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 9, ऐसे ही करके b का भी आ जाएगा, 7 x की वैल्यू है 14 माइनस 3 की वैल्यू है 9, ऐसे ही 4 x की वैल्यू है 14 माइनस 5 की वैल्यू है 9, ऐसे आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 14 3 जा 42, 4 9 जा 36, है ना, रेशियो 14 7 जा 84 माइनस 3 9 जा 27। ठीक है, तो सॉरी 14 7 जा 98 होता है, हाँ 14 7 जा 98 और 3 9 जा 27, 14 4 जा 56 माइनस 5 9 जा 45। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे अगर हम, 42 में से 36 गया तो 6 आएगा, इस टू 98 में से 27 गया तो कितना आएगा, 98 में से 27 गया तो कितना आएगा, 1 और 7 71। ठीक, और 56 में 45 गया तो कितना आएगा, 11। तो उनकी रेशियो हो जाएगा, आशा करता हूँ आप समझ गए हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर 9 11, ओहो नंबर गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 के बाद 10 आना था लेकिन 11 आ गया, चलो कोई नहीं, नंबरिंग गलत हुई है। तो फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि a is inversely proportional to the cube of b if a is equal to 3 then b is equal to 2। ठीक है, फाइंड b when a is equal to 8/9। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इनवर्सली ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखो अगर हम बोलते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब टू b, तो इसका मतलब होता है ये लिखा हुआ है ऐसे। अगर हम बोलते हैं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, तो a इज इनवर्स कर उल्टा, है ना, वर्ड में ही आ रहा है इनवर्सली, तो इसका मतलब होता है ये, तो ये होता है डायरेक्टली और ये होता है इनवर्सली, क्योंकि इसमें इनवर्स हो गया। ठीक है, तो हमें ये चीज मालूम पड़ गई है। देखो अब उन्होंने बोला क्या, उन्होंने ये बोला है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b। ठीक है, हम वर्डिंग पे जाएंगे, उन्होंने बोला है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 डिवाइडेड में 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द क्यूब ऑफ b, सिर्फ b नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ b था, क्यूब ऑफ b, यहाँ पर मतलब यहाँ पर तो सिर्फ b था, इसमें बोला है क्यूब ऑफ b, तो b का क्यूब, क्यूब होता है 3, b की पावर 3 तो क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको ना अब इन्वर्सली हम सॉल्व तो कर पाते नहीं है, तो अब इसको ना हम सॉल्व करने के लिए ना हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि a इन्वर्स की जगह ना इज इक्वल टू आ जाता है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/b इंटू बी की पावर 3 थी ना, तो इसके साथ ना b की पावर 3 थी ना, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इनवर्स हटा के अगर हम जीरो लिख वो इक्वल टू लिखते हैं ना, तो उससे ना हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं के से,
k इज नथिंग, एक वैल्यू है, बस मान लो कि इसकी वैल्यू निकालनी है k, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन एक तरह से उन्होंने दी है, ये दी है उन्होंने इक्वेशन हमारी, हम इसको ऐसे लिखें, ठीक है। बोला उन्होंने ये था, लेकिन हमने उसको इक्वेशन लिख दी है उसकी। अब उन्होंने बोला है इफ a इज 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि इज इक्वल टू आ गया। इफ a इज 3, तो a की वैल्यू लिखेंगे 3, देन b इज 2, तो हम सब कुछ लिखते जाएंगे, k की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 1 से k आ जाएगा, डिवाइडेड बाय b इज 2, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन 2 के साथ क्यूब अलग से लिखा हुआ है, याद रखना। सिर्फ b की वैल्यू है 2, इसको हटा के इन्होंने 2 लिखा है, b की जगह 2 लिखा है, बस उसकी क्यूब तो है ही, ठीक है, याद रखना। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब b 2 की पावर क्यूब मतलब क्या होता है, 2 की पावर क्यूब का मतलब होता है 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 2 टू जा 4 टू जा 8, ये हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8, तो 3 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्यूब का मतलब होता है 8, तो इज इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको पता है 8 3 जा 24 इज इक्वल टू k। अब देखो जो हमने मल्टीप्लाई करने के लिए इनवर्स हटाने के लिए k की वैल्यू लिखी थी ना, उसकी k की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं k, तो हमें पहले k की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है इस क्वेश्चन में, तो हम k की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड b, k की वैल्यू ये है। अब इस चीज को भूल जाओ, इतने सारे को भूल जाओ। अब उन्होंने पूछा है फाइंड b व्हेन a इज इक्वल टू 8/9, ठीक है। तो हमने इक्वेशन क्या निकाली थी, हमने इक्वेशन ये निकाली हुई है, ये निकाली है ना हमने इक्वेशन, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो उन्होंने बोला है कि, तो हम लिख देंगे a इज इक्वल टू k बाय b की पावर क्यूब, ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है अगर फाइंड b निकालना है, अगर a 8/9 है, तो a की वैल्यू तो उन्होंने दे दी है, अगर 8/9 है तो b क्या होगा। अब b निकालना है हमें, b की पावर क्यूब तो नीचे लिखेंगे, अब यहाँ पे k नहीं लिखेंगे, हम k की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 24, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व करना आता है ना, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो b उधर चल जाएगा, तो b की पावर क्यूब इधर चल जाती है। वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट भी हो सकता है सॉल्व, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं ऐसे कैसे डायरेक्ट कर दिया, वरना यहाँ से 8 3 जा 24 काट सकते हैं हम, लेकिन इसको रहने दो यहाँ पे, ठीक है, इसको अभी रहने दो। तो b इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, b इधर चला गया, 8 आ गया नीचे इधर, 8 आ गया नीचे इधर, और जो 9 था ये 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इंटू 9 उधर से जाएगा 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 जा 24 और 9 3 जा 27, तो b की क्यूब है जो, वो हो जाएगा 9 3 जा 27। तो हमें निकालना है b, लेकिन ये है b की पावर क्यूब। देखो इसका मतलब है b की पावर क्यूब का मतलब है, ये b ना 3 बार लिखा हुआ है, b इंटू बी इंटू बी, और b की पावर क्यूब हमने 27 निकाला है, तो इसको भी हम 3 बार लिखना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 बार। क्यूब का अगर पता नहीं है तो क्यूब का मतलब बता रहा हूँ बस क्या होता है, 3 इंटू 3, तो b की वैल्यू एक तरह से 3 है, ठीक है। b की वैल्यू आ गई है 3, जो हमारा आंसर है। देखो b की क्यूब होता है ना, उसका मतलब होता है जो 27 है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे b का क्यूब रूट ऑफ 27, यहाँ पे क्यूब रूट आता है ये, तो क्यूब रूट निकालना आता है ना, इसके फैक्टर 3 इक्वल इक्वल होने चाहिए, तो क्यूब रूट ऑफ 27 को 3 इंटू 3 लिखते हैं, ऐसे होता है वैसे ये सॉल्व, तो इसकी वैल्यू आएगी 3, ठीक है, आंसर 3 आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड हर मदर इज 3:8, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 इयर्स, इफ आफ्टर 10 इयर्स देयर एज डिफरेंस विल बी 30। देखो हम यहाँ पे ना एक कंसेप्ट समझेंगे, मानो एक हो आप, ए फॉर आप, ठीक है, और बी फॉर आपका भाई, बी फॉर हो गया आपका भाई। अगर आप हो आज 2 साल के और आपका भाई है अगर 7 साल, आपका भाई बड़ा है, ठीक है, आपके डिफरेंस कितना आ रहा है 5 इयर्स, इसका मतलब है आपका भाई 5 इयर्स बड़ा है।
अगर हम चले 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर, आप कितने साल के हो जाओगे? आप बोलोगे हम तो 12 साल के हो जाएंगे। और आपका भाई कितने साल का हो जाएगा? आपका भाई हो जाएगा 17 ईयर का। तो क्या इनका डिफरेंस चेंज हुआ? आप बोलोगे नहीं, इनका डिफरेंस तो सेम ही है ना, इनका डिफरेंस सेम ही आ रहा है। तो ये आज 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, या 35 हो, 46, 47, कितने भी साल बाद आप देखोगे या कितने भी साल पहले आपका आप देखोगे, तो आप दोनों का डिफरेंस ना उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा हर साल। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो देखो उन्होंने बोला है रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना, मीना एंड मदर, एम ओ कर लेते हैं इसको, मीना एंड मदर। तो उनका रेशियो कितना था एज का? 3x मानेंगे, 3x मान लेते हैं इसको, या 3 मान लेते हैं, 3। और उसकी मदर का कितना था? 8। तो देखो इनका रेशियो कितना है? आप बोलोगे 35, वो आप बोलोगे 5, ठीक, आप बोलोगे 5। अब उन्होंने बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा है, ये उन्होंने ना जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, इफ आफ्टर 10 ईयर्स देयर एज डिफरेंस विल बी 35। हमें 10 ईयर्स का चाहिए ही नहीं, अगर आज आपकी एज का 5 है ना, तो 10 साल बाद भी 5 ही रहेगा। तो उन्होंने बोला है डिफरेंस विल बी 35 ईयर। अब हमने ये डिफरेंस तो रेशियो का निकाला था, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 35। तो हम इसको कर देंगे 35 ईयर से डिवाइड। ठीक है, अब 5 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 ईयर। आप बोलोगे बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर हम 1 की वैल्यू 7 आ गई है, तो हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखो अब 1 की वैल्यू 7 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 से 3 में जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से 7 3 जा 21 आ जाएगा यहाँ। इसकी इनकी अब एक्चुअल ईयर आ रहे हैं, ये एक्चुअल एज आ रही है, और 7 8 जा ये 56 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर। अब ये प्रेजेंट तो हमने निकाल दिया है, आफ्टर 4 ईयर पूछा है उनकी एज का रेशियो, तो +4 ही तो करेंगे, 4 साल बाद 4 4 साल और बड़े हो जाएंगे। 21 कितना हो जाएगा? 21 वाला 25 का हो जाएगा, और 56 वाला 60 का हो जाएगा। तो इसको अब आप बोलेंगे ये रेशियो है, नहीं, इसको और छोटा करो क्योंकि ये कट सकता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 इज टू 5 12। तो उनका असली में रेशियो कितना आ जाएगा? मीना और मदर का वो आ जाएगा 5:12। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम। देखो हम मान लेते हैं द रेशियो ऑफ राम एंड श्याम 5 ईयर अगो वाज 2:3, एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर वुड बी 3:4। ठीक है, देखो अगर हम प्रेजेंट रेशियो देखें, हमें पता तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं राम की है R और श्याम की है S। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 5 साल पहले अगर -5 करेंगे, तो 5 साल पहले उनका रेशियो कितना था? 2:3। और उन्होंने दूसरा केस क्या दिया है, 5 साल बाद उनका रेशियो क्या होगा? +5। 5 साल बाद क्या होगा? 3:4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ ध्यान दें, आप ध्यान दो, देखो 2 से 3 में आने के लिए और 3 से 4 में आने के लिए दोनों को 1:1 लग रहा है ना रेशियो, 1 रेशियो लग रहा है ना दोनों को। आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। अगर दोनों केस में अलग अलग होता तब केस थोड़ा अलग होता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेम लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें रेशियो जो हमने लिखा है उसमें तो 1 लग रहा है, 1 साल के बाद आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने साल है? आप बोलोगे एक्चुअल में यहाँ से यहाँ जाने में 5 साल का कवर यहाँ किया, फिर 5 साल यहाँ किया, तो 10 साल, 10 ईयर्स का लगा है। तो 1 रेशियो है वो 10 एक्चुअल में 10 साल के बराबर, बिल्कुल 10 साल के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा है। देखो फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट डेट। अब हमें प्रेजेंट डेट तो आर और एस है, इसको तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम ना
पास्ट की एज निकाल लेते हैं। पास्ट की एज कितनी होगी 5 साल पहले की? तो अब आप समझ गए होंगे, 1 10 है तो R 2 था तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। R हो जाएगा 20। और शाम कितना हो जाएगा? शाम कितना हो जाएगा? 1 10 है तो 1 से 3 में जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, ईयर में जाएंगे तो 30। इनकी 5 साल पहले की एज हो जाएगी। 5 साल पहले की एज हो गई। अब 5 साल पहले की एज हो गई। अब प्रेजेंट एज उनकी 5 साल बाद आएगी तो +5 कर लेंगे, ये हो जाएगी 25 और ये हो जाएगी 35। अब प्रेजेंट एज अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 60। तो उनसे पूछा क्या था? उनकी प्रेजेंट एज का सम, तो वो हो जाएगा 60। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है देखो, अ बैग कंटेन 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन इज इतना इतना इतना। ठीक है, देखो मान लो एक ये कॉइन है, एक ये कॉइन है, एक ये कॉइन, 3 टाइप के कॉइन है, लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, सबकी वैल्यू है अलग अलग। तो ये है 1 रुपए का कॉइन, ठीक है, ये है 50 पैसा का कॉइन और ये है 25 पैसे का कॉइन। ठीक है, अब उन्होंने और क्या दिया है? अब उन्होंने नंबर्स दिए, कितने कॉइन कोई कितने कॉइन्स हैं। देखो 1 रुपए वाला 5 रेशो के हिसाब से, 50 पैसे वाला 7 रेशो के हिसाब से और 25 पैसे वाला 9 रेशो के हिसाब से। तो उनका रेशो हमें पता है। ठीक है, अब हमें निकालनी है इनकी वैल्यू। आप बोलोगे वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लेक्चर के कि कभी भी ना अलग अलग यूनिट का रेशो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें यूनिट हमेशा सेम रखनी पड़ेगी। तो ये 1 रुपए का तो हम लिख देंगे 1 रुपए ही होता है, ये 1 रुपए ही होता है। 50 पैसा कितना होता है? आधा रुपए होता है ना, तो 0.5 रुपीज लिख सकते हैं हम इसे। देखो 50 पैसा कितना होता है? एक का 1 रुपए का आधा ही तो होता है, एक का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। और 25 पैसा कितना होता है? ये 1 रुपए का 1/4 होता है 25 पैसा, तो एक का 4 बार डिवाइड कर देंगे, 0.25 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.25 रुपीज। तो अब तीनों का यूनिट सेम है, 1। ठीक है, सॉरी, रुपीज में आ गई तीनों की वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे इनकी वैल्यू। देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर हम पे 1 रुपए के सिक्के 5 हैं तो हम पे टोटल कितने हैं 1 रुपए के सिक्के? मतलब कितनी वैल्यू है 1 रुपए की? 5 है। भाई अगर 5 सिक्के हैं 1 रुपए के तो हम पे 5 रुपए है ना टोटल। बिल्कुल ठीक है। अगर हम 0.5 रुपीज की 7 सिक्के हैं तो कितने हैं? तो 7 5 जा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, लेकिन पॉइंट भी है तो पॉइंट कर देंगे। और ये 9.25 रुपीज के अगर हम पे 9 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2.25, 2.25 आ जाएगा। ठीक, अब अगर हमने ये रेशो में निकाल दी है अपनी वैल्यू पैसों की, तो कितनी आई है वो टोटल करके? 5, 8.5, 8.5 और 10, 10.75, 10.75 हमारी जोड़ के तो ये आ रही है। ठीक है, हमारी जोड़कर ये आ रही है। तो हम जो जोड़कर ये आई है ना 10.75, लेकिन हमें ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी है? हमारी तो रेशो में थी, ओरिजिनल वैल्यू है 430। तो हम इसको इसके बराबर रख लें, ये है इसके बराबर। तो अब हम यहाँ से वही करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कैसे निकलती है? ये डिवाइड में चल जाएगा, 430 डिवाइडेड बाय 10.75। अब देखो ये जब डिवाइड होगा तो आप ध्यान देना ये पॉइंट का है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट से ना कभी भी कंफ्यूज मत होना। पॉइंट को क्या करना, देखो ये चीज ध्यान देना कि 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो आप एक काम करना, आप यहाँ से ना पॉइंट हटा देना और 2 डिजिट के बाद पॉइंट था ना तो 2 जीरो ऊपर लगा। तो बस अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 1 जा 25, 18 बचा 180, 25 7 जा 175, 5 बचा 25, 2 जा 50 और 0। इसको करेंगे 25 4 जा 100, 5 25 3 जा 70, ये भी चल जाएगा। ये कितने से जाएगा? 40 से।
देखो 4 से चल जाएगा, 4 3 जा 12, 4 जा 16 17, हाँ 40 से, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई है 40, 1 की वैल्यू आ गई 40, हम यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो 1 की वैल्यू आ गई 40। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन की कितनी है, 50 पैसा कॉइन है ये, तो हमें 7 की वैल्यू है, हम पे 1 की वैल्यू है, तो हम 7 तक कैसे जाएंगे, 7 तक कैसे जाएंगे, 1 की 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 280, 280 कॉइन होंगे वो 50 पैसा। ऐसे ही अगर मान लो, ऐसे ही अगर हमें 25 के कॉइन के बारे में पूछा होता, तो 1 की वैल्यू तो 40 थी, 25 पैसे के कॉइन कितने थे 9, तो 9 की वैल्यू कितनी, 9 4 360 कॉइन, ठीक है ना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आप 1 की भी निकाल सकते थे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, देखो ये जो 3 क्वेश्चन है सिमिलर होते हैं, तो इसमें ना हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। देखो मीन प्रोपोर्शन अगर पूछा है ना ऑफ ए एंड बी, तो हमें पता होना चाहिए कि रूट ए इंटू बी करेंगे, ठीक है। ऐसे देखो फर्स्ट में ये पूछा है, एक पूछता है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता है बी स्क्वायर बाय ए, कर देंगे हम डायरेक्ट। और एक पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ये पूछेगा 3 का, क्योंकि हमें ऑलरेडी 3 तो होंगे ही ना, तभी तो फोर्थ पूछेगा, फोर्थ तभी तो पूछेगा, ऑलरेडी 3 होंगे, तो ए बी एंड सी का, इसका होता है बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए। तो हम क्वेश्चन से समझते हैं, देखो मीन प्रोपोर्शन पूछा है पहले में, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मान लो ये है ए, ये है बी, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 4 इंटू 9, 4 9 जो होता है 36, बाहर क्या आएगा 6, 6 होगा मीन प्रोपोर्शन। इसमें है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, मान लो ये है ए, ये है बी, तो ये क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर इंटू 36 लिख देते हैं, 36 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36, नीचे आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 36 2 जा 72, इसका होगा थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसका क्या होगा, मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी, इसका क्या होगा बी इंटू सी, मतलब बी और सी की मल्टीप्लीकेशन, 16 इंटू 18 डिवाइडेड बाय ए कितना है 12, तो 12, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो 4 6 जा 12, 4 4 जा 16, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24 होगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो इतना आप समझ गए। चलो ये क्लास हो चुकी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।